नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज एक बार फिर हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान की, जो आज की तारीख में 100 से ज्यादा मामलों में 108 मामलों में आरोपी हैं, कानूनी मामलों में। पिछले साल उनकी अगुवाई में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने रामपुर इलाके से, जो कि आजम खान का इलाका है, लोकसभा और विधानसभा के 2 उपचुनाव हारे हैं। और ये दोनों उपचुनाव किसी और ने नहीं बल्कि खुद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने हारे हैं। बावजूद इन तमाम बातों के अखिलेश यादव ने 29 जनवरी को जो अपनी राष्ट्रीय कार्य समिति बनाई, उसमें एक बार फिर आजम खान को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव का मतलब आप इस बात से समझिए कि शिवपाल यादव भी राष्ट्रीय महासचिव हैं, यानी जो अहमियत शिवपाल यादव को मिली उस कार्य समिति में, वही अहमियत आजम खान को भी मिली। तो तमाम कानूनी पचड़ों और चुनावी हार के बावजूद आखिर क्या है अखिलेश यादव की मोहब्बते आजम की असली वजह, यह समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान तमकीन हैदर साहब, जो कि रामपुर से ही हमारे साथ जुड़े हैं और पिछले कई सालों से, कई दशकों से रामपुर में पत्रकारिता कर रहे हैं और आजम खान की सियासत को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं सैयद कासिम साहब, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, और अमीश राय UPTAK.in यानी जो हमारी वेबसाइट है उसके एडिटर हैं। सबसे पहला सवाल तमकीन हैदर साहब से। तमकीन साहब, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती वक्तव्य में भी कहा कि एक के बाद एक चुनावी पचड़ों में फंसे हुए हैं। उनका बेटा भी अब विधानसभा सीट उनकी रिक्त हो गई है, रद्द कर दी गई है। कानूनी पचड़ों में वो भी फंसे हुए हैं। आजम परिवार के कानूनी पचड़ों और उनकी अगुवाई में हो रहे लगातार चुनावों में हार के बावजूद आखिर अखिलेश यादव की इस मोहब्बत आजम की वजह क्या है? क्यों अखिलेश यादव को दरकार है आजम खान की, और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव जैसा एक अहम पद फिर देकर अखिलेश ने यह साबित करने की कोशिश की है? जी देखिए रजत जी, आजम खान और समाजवादी पार्टी का बिल्कुल शुरुआती दौर का रिश्ता है। और खास बात यह है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव, जो कि सर्वे सर्वा हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के, तो चंद ही लोग थे जिन्होंने 92 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। जिस समय उस वक्त संस्थापकों में आज आजम खान ही बाकी हैं, जो कि कह सकते हैं कि जीवित हैं, क्योंकि जो बेनी प्रसाद वर्मा थे या और दूसरे संस्थापक थे, वो सब एक के बाद एक इस दुनिया से चले गए। और खुद नेताजी के भी देहांत के बाद आज आजम खान उन शुरुआती दौर के लोगों में रहे हैं। और खास बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी का मुस्लिम चेहरा कहलाते रहे हैं और एक पहचान उनकी रही है। और हालांकि पिछले चुनावों में जिस तरीके से 2022 के आम चुनाव हुए थे, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत जबरदस्त पोलराइजेशन हुआ था और मुस्लिम वोट बड़ी तादाद में, लगभग 90% वोट जो है वो ये माना जाता है कि सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी को चला गया। और ये एक ऐसा मौका था कि जिसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में कुछ ऊर्जा और शक्ति भर दी और उनके जो विधायक हैं उनकी गिनती काफी बड़ी तादाद में जो है पहले के पिछले इलेक्शन से बढ़ गई। तो भले ही वो सरकार नहीं बना पाए, लेकिन आज विपक्ष में जो जिस तरीके से अखिलेश जी बैठे हुए हैं, उसमें एक बड़ा रोल जो था वो मुस्लिम वोटों का था। और ये वो मौका था जब आजम खान 27 महीने जेल में थे और इनके ऊपर लगातार मुकदमे लिखे गए। तो जेल में रहते ये अपनी पार्टी के लिए एक एसेट बने हुए थे, एक FD की तरह काम कर रहे थे। और आपने ये देखा कि भले ही अखिलेश यादव जेल उनसे मिलने गए हों या ना गए हों, लेकिन पार्टी को बड़ी तादाद में उनके ऊपर जिस तरीके से एक मुद्दा बनाया गया और खुद भारतीय जनता पार्टी ने भी इससे फायदा उठाया। गृह मंत्री जी जब मुरादाबाद आए थे, रामपुर के नजदीक, तो उन्होंने अपने चुनावी भाषण में ये बात रखी थी, जिसमें आजम खान का भी नाम था और भी मुख्तार अंसारी का भी था, कि इन लोगों को अगर आपको जेल में रखना है तो हमें वोट दीजिए। यानी एक मुद्दा थे
और उसका पोलराइजेशन हुआ और जो लोग इनके पक्ष में थे उन्होंने पक्ष में वोट दिया, जो विपक्ष में थे। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक मुद्दा था और समाजवादी पार्टी को भी इस मुद्दे से फायदा पहुंचा। और इस बात का खुलासा जब हुआ, जैसे आपने भी ध्यान दिलाया कि उनके जेल से निकलने के बाद जो पहला उपचुनाव रामपुर में हुआ, वो लोकसभा सीट का हुआ, जो आजम खान की लोकसभा से रिजाइन देने के बाद रिक्त हुई थी। तो उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी आजम खान को दे रखी थी और उन्होंने चुनाव लड़ाया लेकिन हार गए। और उसके बाद दूसरा चुनाव जो हुआ वो उसमें भी अपनी यहाँ पर जिस तरीके से आम चुनाव में समाजवादी पार्टी को एक सपोर्ट मिली, उसके वजह से कह लें या जो भी कह लें, कुल मिला के आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान दोबारा जीतने में कामयाब रहे और बड़ी लगभग 60,000 से अधिक मतों से दोनों ने विजय प्राप्त की। ये बात जब थी जब वो लोग जेल में थे, आजम खान जब जेल में थे, जब ये आम चुनाव हुए थे। लेकिन उनके बाहर आने के बाद जो 2 उपचुनाव हुए हैं उसमें दोनों में समाजवादी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और अब तीसरा उपचुनाव किसी भी समय घोषित किया जा सकता है, जो स्वार विधानसभा का है, जो अब्दुल्ला आजम की सीट रिक्त होने से चुनाव जो है वो कह सकते हैं कि मंडला रहा है। हालांकि आजम खान इसके खिलाफ लगातार अदालत में चाराजोई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव को होने से रोका जाए या टाला जाए। जी रजत जी, कासिम साहब, जैसा कि तमकीन साहब ने भी कहा कि जेल में रहते हुए 60-60 हजार के अंतर से उनके बेटे ने चुनाव जीते। और जब हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपको 108 मामले बहुत बड़ा एक बड़ी संख्या नजर आती है, लेकिन इनमें से 90% मामले तो 2019 के बाद दर्ज हुए हैं। यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं का साफ आरोप रहता है कि प्रशासन जो है वो योगी सरकार के इशारों पर काम कर रहा है और ये सारे मामले राजनीति से प्रेरित है। तो भले ही चुनावी हार कागज पर हार की शक्ल में दिख रही हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक तरीके का सिंपैथी वोट भी आजम खान के साथ है, जो अखिलेश यादव को मजबूर करता है कि आजम खान से वो अपनी नजदीकियां बनाकर रखें, आजम खान के समर्थन में खड़े नजर आए? नीरज जी, सबसे पहला सवाल तो यह है नहीं आजम खान नहीं तो कौन। अभी आपने देखा था कांग्रेस ने एक विज्ञापन जारी किया, उसमें किसी मुस्लिम नेता का फोटो नहीं लगाया, ना मौलाना आजाद का, ना जाकिर हुसैन का, ना किसी का। और इसको लेके कितना फसाद और कितना बवाल हुआ। उसके बाद कांग्रेस को उसके लिए माफीनामा दाखिल करना पड़ा और माफी मांगी पड़ा, उनकी विज्ञप्ति जारी हुई, सारी चीजें आपने देखी। तो आजम खान नहीं तो कौन। समाजवादी पार्टी के कम से कम अब आजम खान पोस्टर के रूप में तो आजम खान का एक चेहरा होना ही चाहिए, क्योंकि आजम खान उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में समाजवादी पार्टी में मुस्लिम चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। आजम खान को अगर राष्ट्रीय महासचिव ना रखा जाए तो किसे रखा जाए, आजम खान को अगर पोस्टर में ना रखा जाए तो किसे रखा जाए, क्योंकि आजम का कद बहुत बड़ा है। अगर बर्फ को रखेंगे तो कुंवर इकबाल महमूद खफा होंगे, कुंवर इकबाल महमूद को रखेंगे तो शाहिद मंजूर नाराज होंगे, शाहिद मंजूर को रखेंगे तो तीसरा कोई नाराज होगा। और अब पूरब में कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो आजम खान की जगह पे पोस्टर पे आ सके। तो पहली चीज तो यह है कि आजम खान की जरूरत समाजवादी पार्टी को है। और अब तो आजम खान सिर्फ पोस्टर के लिए बचे हैं ना। आजम खान खुद चुनाव लड़ नहीं सकते, उनका बेटा चुनाव लड़ नहीं सकता, पत्नी जो है उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है, चुनाव लड़ने की जो अभी संभावना है वो भी छीड़ हो जाएगी अगर कोई किसी मुकदमे में उनको भी सजा आ जाती है तो। और इतना के तमाम मुकदमे हैं जिसमें सजा की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो आजम खान सिर्फ पोस्टर में समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उसकी समाजवादी पार्टी को जरूरत है। देखिए 2022 की बात और थी, अखिलेश को भी लग रहा था हमारी सरकार आ रही है, मुसलमान एक तरफ से बिल्कुल समाजवादी पार्टी के पीछे खड़ा था। वो चाहे बसपा का रहा हो, चाहे कांग्रेस का रहा हो या MIM का रहा हो, सारे मुस्लिम वोट जो है समाजवादी पार्टी को जा रहे थे और 90% से ज्यादा समाजवादी पार्टी को 94% मुस्लिम वोट मिल गया था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि आजमगढ़ के उपचुनाव के बाद से जो एक BSP ने अपना करवट बदली और उसने मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू किया। तो वहां से आजमगढ़ से गुड्डू जमाली से लेके इमरान मसूद तक और इमरान मसूद के बाद अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और उनको लेके मायावती के लगातार किए गए ट्वीट। ऐसे में समाजवादी पार्टी को एक चेहरा चाहिए और वो चेहरा आजम खान से बेहतर कोई नहीं हो सकता है कि पोस्टर में तो कम से कम आजम खान का इस्तेमाल कर लिया जाए। जेल से बाहर हैं तो चुनावी प्रचार में भी उनका इस्तेमाल किया जाए। तो भाई चुनाव प्रचार से तो आजम को रोका नहीं जा सकता। आजम अपने लहजे के लिए जाने जाते हैं, अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन
और यही एक वजह है कि आजम खान के लिए एक सीट जो है वो आजम खान अपनी मर्जी से टिकट जिसको चाहे दे सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान की जरूरत ज्यादा है, एक सीट की अहमियत ज्यादा नहीं है। और ये भी जानते हैं कि बिना आजम खान के अगर हम चाहे रामपुर में हो चाहे उनकी अभी की सीट हो जो होने वाला है इनका चुनाव, तो उन सीटों पे भी आजम के बगैर दाल गत्ती समाजवादी पार्टी की दिखाई नहीं देती। तो आजम खान समाजवादी पार्टी के कमजोरी भी है, मजबूरी भी है, जरूरत भी है। और आजम खान खुद भी जानते हैं कि जो कद, जो अहमियत, जो रुतबा हमारा समाजवादी पार्टी में है, वो रुतबा हमको न कांग्रेस में मिलेगा, न बसपा में मिलेगा, ना ही राष्ट्रीय लोकदल जैसी छोटी पार्टी में जाएंगे वो। तो ऐसे में उनका वहीं रहना है, और जब वहां रहना है तो अखिलेश यादव भी जानते हैं कि उनको देना क्या है, एक सीट पे उपचुनाव का टिकट। बाकी आजम खान की जिद पूरी हो चुकी है, एमएलसी उनको मिल चुका। तो ऐसे में मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जरूरत है आजम खान का कद इतना बड़ा है कि दूसरा कोई मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी में उनके कद का नहीं है। तो अब पोस्टर पे भी अगर आजम खान नहीं है तो समाजवादी पोस्टर के रूप में किससे आगे करेगी? कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो टोपी के साथ लगाया जाए और उसको पूरा प्रदेश पहचानता हो? ये है आजम खान की अहमियत और ये है आजम खान की जरूरत, जिसकी वजह से वो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं समाजवादी पार्टी में, उनकी अहमियत पोस्टर में बनी हुई है। नीरज जी, हमारे कई सारे दर्शक हैं। वीरू दास, मैं बस अभी से मैं सवाल आपके सवाल के बाद लेंगे। वीरू दास, अभयराज पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, वो और बकायदा कासिम सर का नाम लेके और तमकीन साहब से सवाल करते हुए, वो हम एक एक टिप्पणी आपके सवाल की ले लें अमीश, उसके बाद हम वो सवाल लेंगे। आप फिलहाल आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तमकीन सर, अभी आप कासिम साहब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आजम खान सपा के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है। हम लोगों ने, चूंकि ये हमारा जो शो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम लोग लाइव हैं, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। यूट्यूब पर हमने अपने दर्शकों के लिए ऐसा ही एक सवाल भी पूछा है कि वो सवाल ये है कि क्या आजम खान अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाएंगे या नुकसान पहुंचाएंगे? ये दो ऑप्शन है दर्शकों के सामने। और जैसा नीरज जी कुछ दर्शकों के कमेंट के बारे में बता रहे थे कि दर्शक टिप्पणी कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों से अपील है कि टिप्पणी तो करें ही, इस पोल में भी हिस्सा लें। इस पोल का नतीजा, जैसा कि इस शो की परिपाटी है, नीरज जी अंतिम में बताते हैं जब शो खत्म करते हैं तो, कि कितने दर्शकों ने हिस्सा लिया और आखिरकार नतीजा क्या निकला। तमकीन साहब, मेरा सवाल इसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि आज आजम खान को सपा में जिस तरीके से तरजीह मिल रही है, इसके बावजूद कि वो लगातार वो और उनके बेटे सजा उन्हें होती जा रही है, उनके सदस्यताएं रद्द होती जा रही हैं, और एक तरह से बीजेपी अपने सारे घोड़े खोलकर, बीजेपी सरकार मतलब यूपी सरकार अपने सारे घोड़े खोल दिए उनके पीछे, और कोई उनके लिए कोना नहीं छोड़ रही है। तो एक इस तरह की भी तो ब्रांडिंग का खतरा है ना अखिलेश यादव के लिए, कि बताइए, आप करप्ट लोगों को अपने साथ रखे हुए हैं। जाहिर तौर पर मुसलमानों का वो उनको एक अखिलेश यादव को बड़ा वोट मिलता है, लेकिन वो आजम रहे या ना रहे तो क्या इस वोट बैंक पर फर्क पड़ जाएगा आपके लिहाज से? या आजम का रहना इस बात के लिए खतरनाक है, जो अखिलेश क्लीन अखिलेश वाली छवि तैयार करना चाह रहे हैं कि अतीक को खुद से दूर कर रहे हैं, मुख्तार का जिक्र उस तरीके से नहीं करते हैं। आजम खान भी तो क्लीन नहीं रह गया है ना, या आजम खान का परिवार भी तो क्लीन नहीं रह गया है। तो क्या क्लीन अखिलेश की छवि के लिए वो झटका नहीं होगा? जी देखिए अमीर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आजम खान लगातार जो चर्चाएं रही हैं वो अखिलेश जी के एक कहते हैं ना, एक छत्र, उनका जो राज है उसके लिए अगर कोई चुनौती हो सकता है पार्टी में, तो वो सीधे तौर पे आजम खान भले ही ना हो सकते हो, लेकिन शिवपाल जी और खुद राम गोपाल जी और अखिलेश, ये तीन पावर सेंटर जो आज हैं यहाँ पर, उसमें बैलेंसिंग की स्थिति आजम खान रखते हैं। अगर आजम खान अखिलेश जी के साथ हैं तो वो बेशक पावरफुल है, और अगर उनका साथ सीधे तौर पे किसी दूसरे बड़े नेता के साथ, जिनके मैंने नाम लिए, उनके साथ हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है अखिलेश जी के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि शायद इसको उन्होंने सुनिश्चित किया है, और ये जब ही हुए हैं जब इतनी ज्यादा बड़ी तादाद में मुकदमे हुए और राजनीति से उनको एक तरीके से राजनीति के मैदान से उनको बाहर कर दिया गया, रेड कार्ड दिखा दिया गया। उसके बाद ही अखिलेश जी ने ये रिस्क लिया कि शिवपाल जी को अपने से नजदीक कर पाए। क्योंकि आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वोट
2022 में अखिलेश जी को मिला है, खासकर मुस्लिमों का, वो जरूरी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का ही वोट हो। मिला तो है, लेकिन जैसे कासिम साहब अभी कह रहे थे, वो वोट बीजेपी को रोकने के नाम पे था, वो वोट सरकार बनाने के नाम पे था, और वहां पर ऐसा देखने में आया लोगों ने अपने नजदीकी रिश्तेदारों को वोट ना देकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। उसमें कोई एक बड़ा फैक्टर नहीं था कि हम ये कहें कि साहब फलां के नाम पर वोट मिला या किसी के नाम पर नहीं मिला। लेकिन एक बड़ी स्थिति यह है कि जो 2022 के आप चुनाव नतीजों पे आप ध्यान देंगे तो इसमें 42% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है और लगभग 32% जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को मिला। तीसरे नंबर पे बहुजन समाज पार्टी रही है जो लगभग 13% वोट पाके तीसरा स्थान मिला। हालांकि सीटों की अगर आप बात करें तो मात्र एक सीट पर निपट गई। अब यहाँ पर स्थितियां ये रहती हैं कि अगर आप ये मान के चले कि जिस तरीके से कासिम साहब ने कहा कि आजमगढ़ चुनाव के बाद, गुड्डू जमाली के बाद, फिर जिस तरीके से इमरान को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बसपा ने लिया और मुस्लिमों को सीधे तौर पर अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश की। सवाल ये होता है कि अगर आप 32% में से जो 90% वोट माना जाता है, जिसके 20% मुस्लिम वोट है, उसमें से 90% आप मोटा मोटा 18% माने, समाजवादी पार्टी के 32% में से आप जब निकालेंगे तो वो 14% ही बचेगा। यानी वो और आज की बहुजन समाज पार्टी लगभग बराबर हैं। अगर मुस्लिम वोट हटाकर बीएसपी में आप जोड़ देते हैं तो पूरी काया पलट हो जाएगी। और जब बीएसपी बिल्कुल शून्य, मतलब इनएक्टिव थी, मायावती जी पूरी तरीके से एक्शन में नहीं नजर आ रही थी, तब उनको 13% वोट मिला था और उनका एक बड़ा वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया। अगर आप मामूली तौर पे भी मान ले 6-7% भी गया होगा और वो उनको वापस आ जाए तो वो 42 से आप 6 कम करेंगे तो 36 रह जाएगा और इनके आप वोट जोड़ेंगे कि अपना वोट ऐड हो गया तो बहुजन समाज पार्टी इन कैलकुलेशंस में सरकार बनाने की स्थिति में भी आ सकती है। ये एक गुणा भाग ऐसा है कि जो अखिलेश को कोई भी कदम उठाने से रोकता है। हालांकि ये बात सही है कि अगर आजम खान के नाम पर मुस्लिम वोट कोई मुद्दा बनता है या मिलता है तो काउंटर पोलराइजेशन भी एक बड़ी चीज है। और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था कि खुद गृह मंत्री जी ने, अमित शाह जी ने इस बात को मुद्दा बनाया, तो जाहिर बात है कि उनके अपने भाषण में इस चीज को स्थान देने का मतलब कोई अचानक नहीं है। उनके भी पूरे कैलकुलेशन होंगे इन मुद्दों पर। उनको यह अंदाजा होगा कि वाकई पोलराइजेशन से भाजपा को फायदा मिल रहा है और अगर भाजपा को फायदा मिल रहा है तो निश्चित तौर पे अखिलेश को उसका नुकसान हो रहा है। ये काउंटर पोलराइजेशन है और इसी का आपने देखा होगा कि जो सरकार बनते बनते रही, शुरुआती जो 6 चरणों में चुनाव उत्तर प्रदेश का हुआ, शुरुआती 2-3 चरणों के आप नतीजे देखें दूसरी तरह से हैं। उन पोलराइजेशन की जब खबर चली, अगले फेजेस में चुनाव हुए तो उनके नतीजे में उसका जो कहते हैं ना कि उसका रिएक्शन हुआ और फिर जो नतीजे आए उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनाई। तो ये नुकसान भी है अखिलेश के लिए और उनकी मजबूरी ये है कि अगर वो जो कासिम साहब ने बात कही कि आजम खान नहीं तो कौन, क्योंकि कभी भी आजम खान के सामने समाजवादी पार्टी में कोई भी चेहरा, खासकर मुस्लिम चेहरा, पनप नहीं पाया। जी अमीर जी। जी कासिम सर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि रिवर्स पोलराइजेशन का खतरा जिस तरीके से आजम खान का जिक्र होते हुए हो जाता है या फिर नाहिद का जिक्र होते हुए हो जाता है, मुख्तार का जिक्र होते हो जाता है, और जो बात तमकीन फैज साहब करते मुद्दों का क्या ले, बीजेपी तो अभी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जो जहां वो सबसे अधिक फंस सकती थी, उमेश पाल हत्याकांड में, उसने भी उसको अतीक की तरफ मोड़ दिया है उस पूरे मामले को। और जिस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी बड़े अग्रेसिव अंदाज में विधानसभा में नजर आई, अब वही मामला उसको लेने का देना पड़ रहा है। रोज
बुलडोजर गरज रहा है, रोज एनकाउंटर की खबरें आ रही हैं या संभावित एनकाउंटर की तस्वीर पेश की जा रही है, और इन सबको एक जाहिर तौर पर जो सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं वो एक धर्म विशेष से जोड़कर इसका एक कलेवर तैयार किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव जब आजम खान के साथ दृढ़तापूर्वक खड़े नजर आते हैं, या फिर मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को, जैसे इस बात का भी अभी जिक्र चल रहा है कि गाजीपुर से अफजाल हो सकता है समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, इस बार बसपा के कैंडिडेट न हो, तो इस तरह के कदम जब अखिलेश यादव उठाते हैं तो उनको माइनॉरिटी माइनस वोटों का खतरा जाने का नहीं है क्या? जैसे 18% तो चलिए माइनॉरिटी है, जो गणित तमकीन फयाज साहब बता रहे थे, उस गणित के हिसाब से अखिलेश यादव के पास एक मोटा वोट बैंक है। हालांकि मायावती उसके लिए प्रयास करें और वो गणित कभी भी बदल सकता है, लेकिन जो मुसलमानों के अतिरिक्त वोट है, क्या आजम आजम करने से या इस तरह की सियासत करने से वो वोट बैंक नहीं छिटक सकता है अखिलेश का? अखिलेश के लिए तो ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है ना कासिम सर। अच्छा, तो एक सवाल और इसके साथ जोड़ दूं आपके लिए। हमारे एक यूजर हैं अभयराज स्वामी जो हमें देख रहे हैं, वो आपसे स्पेसिफिक एक सवाल पूछ रहे हैं कि कासिम सर से पूछा जाए कि क्या स्वार टांडा सीट से उपचुनाव में बसपा उतरेगी, क्योंकि मायावती उतरती नहीं है, लेकिन मसला मुस्लिम वोटों का है और मायावती इसके लिए पूरी कोशिश भी कर रही है। तो अंदर खाने की खबर अगर आपके पास कुछ हो तो हमारे दर्शक को ये भी बता दीजिएगा, लगे यार। मैं जी शुरुआत में करता हूँ कि क्या अखिलेश को डर है कि वोट स्लिप हो जाएगा या अखिलेश का वोट बैंक है। पहली चीज तो ये वोट बैंक अखिलेश का नहीं है, मुलायम सिंह का वोट बैंक हुआ करता था। अखिलेश का इसलिए नहीं है कि अखिलेश यादव ने उस तरह से राजनीति नहीं की जो मुलायम सिंह की राजनीति। जैसे तमकीन मैंने कहा, मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये वोट था सरकार बनाने के लिए, ये वोट था कि अखिलेश सरकार बनाने जा रहे हैं, इसलिए एक मुश्त मुसलमान चला गया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि आजमगढ़ में उसने नहीं दिया, उसने देखे रामपुर में नहीं दिया, रामपुर के उपचुनाव में नहीं दिया, वो हमारे सामने आ गया। अमीश भाई, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई भी विपक्षी पार्टी देश में, उत्तर प्रदेश नहीं देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, जो भी छोटी पार्टियां, उनका दारोमदार मुस्लिम वोट्स पे है। बंगाल में ममता मुस्लिम वोट पे है, बिहार में तेजस्वी और क्या कहते हैं ये आपके लालू मुस्लिम वोट पे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव या फिर अब मायावती ये मुस्लिम वोट पे ही डिपेंड करेंगे, अगर मुस्लिम वोट इनके साथ है। बिल्कुल रिवर्स पोलराइजेशन की जो बात आपने की, अखिलेश के साथ ये होता है लेकिन मायावती के साथ ये नहीं होता। अब इसके कारण पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि किसकी वजह क्या हो सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो अब केंद्र का चुनाव 24 का आएगा, अभी 27 में बहुत वक्त है। 24 में मैं कई बार एक बात कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं, यूपी तक पे फिर कह रहा हूं, अखिलेश को मैं 24 का प्लेयर ही नहीं मानता। वजह क्या है? वजह यह है कि 24 में चुनाव जो होगा वो कांग्रेस जो 2% पे थी, उसको अपने आप मुसलमानों का 8% वोट मिल जाएगा, 10% बिला वजह मिल जाएगा। फिर उसको, चूंकि उसको मालूम है कि अखिलेश वहां पे नहीं जाके कुछ कर पाएंगे, हम अखिलेश के साथ रह के पूरा वोट देके देख चुके हैं कि अखिलेश भारतीय जनता पार्टी को यूपी में जब नहीं हरा पाए तो मोदी के चुनाव में तो संभावना बनती ही नहीं, क्योंकि मोदी के चुनाव में यादव लगभग 30% प्लस जो है भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है, चला गया था, इस बार हो सकता है बढ़ भी जाए। एक चीज, ओबीसी वोटरों के बारे में आपको याद होगा, एक दिन एक बार यूपी तक के स्टूडियो में, आज तक के स्टूडियो में जब हम इंटरव्यू कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर का, तो उन्होंने एक बात कही थी कि ओबीसी को समाजवादी पार्टी में भेजने के लिए हमको जेसीबी लगा के उठाना पड़ता है, और बसपा में ले जाने के लिए हम सिर्फ ट्रैक्टर खड़ा करके कह देते हैं बैठ जाओ, तो सारे ओबीसी ट्रैक्टर पर सवार हो जाते हैं। ये ओबीसी का एक मिजाज है कि वो एससी के साथ सेट हो जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो रेशियो है, जो वहां का समीकरण है, जो वो सीटों का अगर आप देखिएगा तो घोड़ा गणित है। जो उपचुनाव हुआ था अभी मुजफ्फरनगर का, तो उस उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी से उस सीट को उन्होंने जो छीना है, कैसे छीना, दो बार से भाजपा जीत रही थी, दो बार से भाजपा जीत रही थी, छीन लिया, क्योंकि गुर्जर कैंडिडेट हो गया, जाट पार्टी हो गई, मुसलमान सबसे ज्यादा वोट मांगा था और एससी ने दबा के वोट कर दिया, तो एससी गुर्जर जाट मुसलमान समीकरण बन गया। लेकिन वो समाजवादी पार्टी का उसमें झंडा इस्तेमाल नहीं हुआ, अखिलेश यादव मीटिंग में नहीं बुलाए गए, इसलिए उस चुनाव को आसानी से जैन ने जीत लिया। तो पश्चिम की सीटों का जो रुझान है, जो तरीका है, जो मिजाज है वहां के वोटर्स का, वहां बहुत ज्यादा वोट को जोड़ने की जरूरत नहीं। जो एक ग्रैंड अलायंस उत्तर प्रदेश में जन्म ले रहा है, सुबुगाट जिसकी है, उसमें कांग्रेस फ्रंट फुट पे है, और कांग्रेस और जयंत में लगभग बातचीत पक चुकी है, और जयंत चौधरी का एटीट्यूड, रवैया, तरीका देखिएगा, और अखिलेश से जुड़े हुए वो लोग जो जयंत के करीब है, जैसे आप देखें नाहिद हसन जेल में रहे, जेल से चुनाव जीता, जेल से छूट के आए, नाहिद हसन ने शपथ भी ले ली। आपने कहीं देखा अखिलेश यादव को नाहिद हसन के साथ?
नहीं दिखाते। हम आजम पे खूब चर्चा करते हैं। आजम से कम हैसियत नाहिद हसन या मुनव्वर हसन परिवार की नहीं है कैराना में, और आजम से कम कमनल चुनाव वहां का नहीं होता है। लेकिन हम नाहिद हसन की बात नहीं करते कि अखिलेश ने नाहिद हसन को किनारे डाल रखा है। लेकिन नाहिद हसन की लेकिन ट्रेनिंग, कासिम सर एक चीज पर आपको टोकूंगा, लेकिन मन्नू अंसारी और सिबुतुल्लाह अंसारी के साथ तो तमाम तस्वीरें अखिलेश यादव की हैं। मैंने बात नाहिद हसन की मन्नू अंसारी और सिफतुल्लाह अंसारी की नहीं की, क्योंकि सिफतुल्लाह अंसारी पर कोई मुकदमा नहीं है। मन्नू अंसारी सिफतुल्लाह अंसारी के बेटे हैं, लेकिन अफजाल अंसारी के साथ वो डालने से डर घबराते हैं। अब्बास अंसारी आपके गठबंधन के विधायक हैं, उनके साथ आप खड़े नहीं होते हैं। उनके बाद अब मुख्तार की पत्नी के साथ कुछ होता है तो आप बोलते नहीं है। देखिए, अनुपम मिश्रा एक बात कहते हैं, यूपी तक पे कई बार कह चुके हैं कि मायावती का ये जो खड़ा होना है इनके साथ, आपके शाइस्ता के साथ, वो आप उसको प्रयागराज के फ्रेम में मत देखिए, प्रयागराज के फर्मे में कहीं नहीं फिट कीजिए उसको। ये उनका पूरे उत्तर प्रदेश का एक मिजाज बन चुका है कि अगर हमको अफजाल को लेना पड़ा, हमको मुख्तार को लेना पड़ा, हमको अब्बास को लड़ाना पड़ा, हमको उमर को लड़ाना पड़ा, हमको नाहिद हसन को लड़ाना पड़ा, हमको मुनव्वर हसन के तो परिवार में दूसरे लोगों को लड़ाना पड़ा, या कादिर राना और उनको लेके आना पड़ा, तो हम पर अभी से उसकी उन्होंने फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है। और इस फील्डिंग पे नजर रखिए, कोई लाइव तैयार रखेगा, इसमें किसी भी दिन आप सुन लेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कादिर राना या इनका परिवार या इसके अलावा दूसरा पद जो है आपको बहुजन समाज पार्टी की तरफ अगर किसी दिन दिखाई दे जाए तो हम लोग उस पर लाइव कर रहे होंगे। तो ये शाइस्ता से उनको कोई फायदा प्रयागराज में नहीं होने वाला। शाइस्ता पे स्टैंड लेके उन्होंने मैसेज दिया कि देखो, जिसकी पार्टी में तुम हो, जो तुम्हारा नेता है, जो तुम्हारी पार्टी है, तुम जिसके साथ रहते हो, वो आजम के साथ भी नहीं खड़ा होता, वो शाहिद हसन के साथ भी नहीं खड़ा होता, वो याकूब कुरैशी के साथ भी नहीं खड़ा होता, वो अफजाल के साथ भी नहीं खड़ा होता। ऐसे में देखो, शाइस्ता के साथ ऐसे गर्म माहौल में मायावती ट्वीट पे ट्वीट जो दाग रही है, वो बिल्कुल ये प्रयागराज के लिए नहीं कर रही, प्रदेश के दूसरे हिस्से के मुसलमानों को मैसेज दे रही। ये सही है कि अखिलेश यादव के लिए एक दिक्कत इस वक्त है, जैसे कि तमकीन भाई ने कहा, उनका अखिलेश यादव और मायावती के वोट में फर्क है। मायावती न लौटती दिखाई दी, न कहीं मैदान में थी, बिल्कुल बीजेपी के एजेंट के रूप में दिखाई दे रही थी। सब ये कह रहे थे कि मायावती भाजपा के समर्थन कर रही है। मायावती को 13% वोट मिल गया। अखिलेश यादव के साथ मुसलमान भी लगा, जाट भी लगा, ओम प्रकाश भी लगे, पल्लवी पटेल भी लगी, 32% पहुंच गए। तो ये सारी चीजें अगर हम और आप यहाँ अगर ये सारे जोड़ देंगे तो 37% हो जाएंगे। चलिए 37% पहुंच गए। इस 37% में 18% मुसलमान का और 18% में सब है। तो ये 18 में इतने लोग, जिसमें अखिलेश का यादव भी है, जयंत का जाट भी है, उनका क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर का पिछड़ा भी है, और दूसरे वाले जो आपके केशव दो मौर्य, उनका मौर्य भी है, दारा सिंह चौहान और संजय चौहान का चौहान भी है। इस चीज को अगर हम और आप टीवी पे चर्चा में लेते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत जागरूक मतदाता है। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदल दिया है अमीश भाई, और वो इन सब चीजों को कैलकुलेट करने लगा है। मैं ये बात मानता हूं कि आजम खान समाजवादी पार्टी की इस तरह से जरूरत है जैसे इंसान के जिस्म में दिल की जरूरत है। दिल जिंदा रखना है, चाहे स्टंट डाले जाए, चाहे बाइक पास करके रखा जाए, चाहे उस पर क्या कहते हैं आपके बैलूनिंग की जाए, दिल के बगैर इंसान जिंदा नहीं रखता। समाजवादी पार्टी एक नाम आजम खान ऐसा है कि बगैर उसके समाजवादी पार्टी का सर्वाइवल है ही नहीं। वजह यह है कि बाकी सब नेताओं पे आरोप दूसरी तरह के हैं, आजम खान पे यह है कि इनके ऊपर मुकदमे लादे गए हैं। दूसरों के साथ ऐसा नहीं कि इनके ऊपर मुकदमे लादे गए हैं। आजम मजलूम है, लेकिन इस मजलूमियत में दिक्कत तब पैदा होती है जब आजम खान के पिछले गुजरे हुए 5 साल में अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नहीं दिखाई देते, जेल मिलने नहीं जाते, रिहा होने के बाद नहीं मिलने जाते। ये सारी चीजें चुनाव में इकट्ठा होती हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोई भी गठबंधन, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी गठबंधन बगैर कांग्रेस से अगर जाएगा चुनाव में तो वो बहुत बुरी मार खाएगा। मुस्लिम वोटों के लिए उसको तरसना पड़ेगा, वो चाहे अखिलेश हो या मायावती या कोई और। अमीश, ये एक महत्वपूर्ण बात है सर, लेकिन वो हमारे यूजर के भी सवाल का जवाब आप दे दीजिए। हमारे यूजर है अभय राज। जहां तक मेरा तजुर्बा कहता है, पिछले 30-32 सालों में मैंने जो देखा है, महसूस किया है, और जैसा मैंने आजमगढ़ उपचुनाव अखिलेश के इस्तीफा देने के दूसरे दिन, अगर आप मेरी फेसबुक वॉल पे जाएंगे, उसके दूसरे दिन आप मेरा फेसबुक का स्टेटस पाएंगे, तो मैंने दूसरे दिन लिख दिया था कि गुड्डू जमाली होंगे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार, बसपा लड़ेगी चुनाव। और गुड्डू जमाली तब तक बसपा में ज्वाइन भी नहीं किया था, शामिल भी नहीं होते। उसके तीसरे दिन उन्होंने शामिल हुए और उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। मैं उस आधार पे और मेरी अपनी जानकारियों के आधार पे कह सकता हूं कि वहां के मुस्लिम वोटों का जो बड़ा मुस्लिम वोट, और दूसरे वहां जाटों की बड़ी संख्या होना, और काजिम अली खान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मदद न मिलना, ये कई चीजें मिलकर ऐसा बताती हैं कि वहां से बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव लड़ेगी।
ये एक बड़ी अच्छा। बात आप बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक बड़ी बात कासिम साहब कह रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी वहां से चुनाव लड़ सकती है, ये उनका अंदाजा और तजुर्बा और जिसे कहते हैं कि एनालिसिस है। शाइस्ता परवीन की बात की कासिम साहब ने, तमकीन साहब, मैं यहां अपने एक दर्शक का सवाल लेना चाहता हूं, वीरू दास का। वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद की बहन ने, आयशा नूरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 3 दिन पहले, उसकी बात कर रहे हैं कि अतीक अहमद की बहन ने प्रेस में बोला कि अखिलेश यादव जी ने योगी जी को उकसाया, इसलिए योगी जी ने मिट्टी में मिलाने वाला बयान दिया, और फिर उसी की वजह से अमिताभ यश को, जो उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जो पुलिस अधिकारी अमिताभ यश को, उसकी वजह से एक तरह का सपोर्ट मिला, या कहते हैं ग्रीन सिग्नल मिला। तो वीरू दास कह रहे हैं कि क्या ये इस बयान से मुस्लिम वोट का नुकसान अखिलेश यादव को नहीं होगा? ये तो एक सीधा सवाल है उनका, लेकिन मैं कासिम साहब के जवाब से भी एक ट्रिगरिंग पॉइंट लेते हुए तमकीन साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि मायावती जिस तरीके से आतिक अहमद के परिवार के साथ खड़ी हो रही हैं और जिस तरह से वो अपनी मुस्लिम पॉलिटिक्स को धार दे रही हैं, तो क्या वो अखिलेश यादव के लिए वो भी खतरा है? पहले ये आयशा नूरी के बयान पर चूंकि वीरू दास का सवाल है, और फिर हम एक यूपी के पूरे ओवरऑल पिक्चर पर इस नजरिए से आपका जवाब चाहेंगे। जी रजत जी, ये जिस समय आपने देखा होगा कि संसद का विधानसभा का सत्र चल रहा था और सदन में सबसे बड़ी समस्या जो कि प्रेडिक्ट की जा रही थी सेशन शुरू होने से पहले, वो ये थी कि उस समय जो जातिगत जनगणना और शूद्र की राजनीति और रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से गंभीर बातें समाजवादी पार्टी ने, विवादित बातें उठा रखी थी, उनको लेकर माना जा रहा था कि इस बार जो सदन में चर्चाएं होंगी वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी असहज हो जाएगी और जवाब देने में किस तरीके से देगी जवाब, ये एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन ये बात जिस तरीके से वीरू दास जी कहते हैं, या उनपे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उन्होंने आपने अभी बताया, आरोप लगाया, ये कई जगह ये चर्चा हुई कि अखिलेश जी ने बहुत आसान कर दिया योगी जी का काम, और लॉ एंड ऑर्डर पे और अतीक के विषय पर जिस तरीके से सवाल उठाया गया और उसमें गर्मा गर्मी हुई, और गर्मा गर्मी के बाद वो चीजें जो कि मुद्दे थे जिसमें भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कह सकते हैं कि सत्र शुरू होने से पहले काफी बुरी तरीके से घेर चुकी थी, और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही थी, और उसकी तरफ से जो जवाब था या वो कभी दूसरे चैनल से आता था, कभी उनका जवाब जो था वो राजभर जी देते हुए नजर आते थे। वो सारी चीजें, वो सारी दिक्कतें सरकार की एक झटके में खत्म हो गई, और आपने देखा कि जो गर्माहट सत्र में हुई और जो तू में हुई, वो सब उस समय दिखावी महसूस होने लगी लोगों को, जब चर्चा के बाद सबको मुस्कुराते हुए भोजन के वक्त में साथ साथ देखा गया और वो फोटो वायरल हुए। तो ये बात सही है कि ये लोगों में मैसेज गया कि भाई ये जो मुद्दा उखाड़ा गया या मुद्दा उठाया गया, वो उन मुद्दों को जिन पे भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता था, उनको बाईपास करके ये चीज की गई। तो ये बात इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी कई जगह चर्चा में रही है। जी रजत। तमकीन साहब, वो हमारे साथ शो में आज रजत नहीं नीरज जी हैं। हाँ जी 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 जी, जी कोई बात। तो कासिम साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि हालांकि ये बिल्कुल अलग विषय है एक चर्चा का, लेकिन बीजेपी ने कल ही एक देश एक डीएनए कार्यक्रम की घोषणा की है कि पसमंदा मुसलमानों में, खासतौर पर पश्चिमी यूपी के पसमंदा मुसलमानों में नहीं, पश्चिमी यूपी की वो मुस्लिम कम्युनिटी जो कि अपने साथ त्यागी लगाते हैं, मलिक लगाते हैं, यानी जाट, गुज्जर, त्यागी, वो कम्युनिटी में बीजेपी का माइनॉरिटी सेल जो है वो एक देश एक डीएनए करके एक मुहिम चलाएगा और उस मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश करेगा, ये कहते हुए कि भाई हमारे पूर्वज एक ही थे, हम लोग एक ही हैं। और पिछले दिनों पसमंदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी की एक लंबी मुहिम चली। तो जैसा आपने अभी मायावती के विषय में तमकीन साहब ने भी कहा कि एक तरफ मायावती की लामबंदी है मुस्लिम वोट को लेकर,
एक तरफ बीजेपी की भी लामबंदी है मुस्लिम वोट को लेकर, तो क्या अखिलेश को यह लगता है कि ये तो दो तरफा हमला है, या फिर बीजेपी की मुहिम से उन्हें कोई खतरा नहीं लगता है? यानी अखिलेश का जो आजम खान को लेकर और फिर एक बड़ी मैसेजिंग कि नहीं मुस्लिम के साथ तो मैं ही उनका झंडा बरदार हूं, ये एक दो तरफा हमले की छटपटाहट है या डर है या क्या है? बीजेपी इसमें कहां खड़ी है? बीजेपी इस मुस्लिम पॉलिटिक्स में कहां खड़ी है? देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि पसमानदा के मामले में बीजेपी का जो कार्ड है ये सिर्फ एक मैसेजिंग है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वजह क्या है कि अतीक से लेके और आपके कानपुर सोलंकी से लेके और आपके नाहिद हसन से लेके याकूब कुरैशी से लेके ये जितने नाम है, जितने लोग आज आपको जेल में दिखाई दे रहे हैं, इसमें 90% जो है वो पसमानदा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये एक देश और एक डीएनए की जो बात है उसमें भी नाहिद हसन गुजर है। उसके बाद आप आइए तो ये शाहिद क्या कहते हैं, यहाँ पे आइए शाहिद मंजूर हैं, ये त्यागी हैं, ये समझिए कि वो एक जो ठाकुरों से कन्वर्ट होकर मुसलमान होते हैं वो हैं। इस तरह से जो वो है, तो देश में बचा कौन है? सैयद कासिम बचेंगे और शायद तमकीन फैयाज बचेंगे जो कन्वर्टेड ना हो, बाकी सारे लोग वही हैं। तो उसमें पश्चिम की बात नहीं, पूरे देश में जो भी लोग हैं वो कन्वर्टेड हैं, वो इस देश में कन्वर्ट होके हुए हैं। तो आम मुसलमान या सिर्फ इस तरह के नारे, दोनों में फर्क है। अब मुसलमानों के साथ जैसे हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के किसी भी कोने में मुसलमानों पर अगर आप एक टारगेट कीजिएगा, आजम को कीजिए या इमरान मसूद को कीजिए या किसी को कीजिए, तो मैसेज तो यही जाता है ना कि आप मुसलमान को कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मैसेजिंग के तौर पे चर्चा बनी रहे कि मुसलमानों में एक जोर लगा के हैसा वाली स्थिति होती है कि यार हमको बहुत ज्यादा वोट देना, जैसे अखिलेश को दिया 125 तक पहुंचा दिया, वो स्थिति लोकसभा में ना बने, एक बात। दूसरी बात, जो 2024 के जो हालात बन रहे हैं नीरज जी, वो हालात ये बन रहे हैं कि 1 to 1 इलेक्शन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं हरा सकता और फिर मोदी अकेला सबने घेर लिया, ये मैसेज जो है। और ये आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश में भी देखिएगा, बिहार में भी देखिएगा और दूसरे राज्यों में आपको दिखाई देगा कि तीसरा कोई ना कोई बनेगा। विपक्ष भी अब बड़े शातिराना अंदाज से इन सब चीजों को कैलकुलेट लग रहा है, सोचने लगा है कि अगर 3 तरफ होगा तो कौन किसका वोट काटेगा, कौन किसका वोट ले जाएगा, किसका कौन सा टिकट ज्यादा मिल सकता है। एक इस तरह की स्ट्रेटजी भी बनती हुई नजर आ रही, मुझे जो महसूस हो रहा है लोगों की बातचीत और चर्चा के बाद। ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ये चाहती है कि अब वो जो मुस्लिम और हिंदुओं के बीच की एक टसल है उसको किसी तरह से रोका जाए चुनाव में, और चुनाव हिंदू मुस्लिम पे करके बीजेपी शायद जो है वो मुश्किल में फंस सकती है, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि जो अब देखिए भारत में, जहां तक मैं मेरी अपनी 62 साल की उम्र में मैंने कम से कम 10 चुनाव तो देख ही लिए हूं, और 10 में 8 चुनाव तो मैंने बहुत खूबसूरती से देखे। एक सीट का मैंने उसमें सर्वे भी मेरे पास होगा, सब कुछ किया होगा। तो ये 8 चुनाव में कभी ये नहीं हुआ है कि 2 के बाद तीसरी बार कोई मुद्दा चल जाए। ये हिंदू मुस्लिम जितना चलना था वो चल चुका, अपना उरूज इसने देख लिया। अब ये डाउन मारेगा, ये बहुत दिनों तक आप इसको, एक मुद्दे को देश बहुत दिन तक नहीं चलता इस देश में। आपने देखा है जो भी चला है 1 बार और 2 बार मैक्सिमम, इसीलिए बीजेपी अब उसको चेंज करना चाहती। दूसरे तरह से अब यूं कह सकते हैं कि नए रैपर में कुछ नया माल परोसने की तैयारी हो भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रयोगशाला में ये प्रयोग किए जा रहे हैं, और प्रयोग अगर सफल होंगे तो इसको बढ़ाएंगे, प्रयोग सफल नहीं होंगे तो फिर इसको छोड़ दिया जाएगा। इसको प्रयोग के रूप में मैं देखता हूं, मैं इसकी ये प्रयोगशाला में अभी ये सब जो है मिला उला के फॉर्मूले किए जा रहे हैं। अगर ये पूरा पक गया तो ठीक है, अगर 4 फट गया तो इसे छोड़ दिया जाएगा। नीरज जी, तमकीन साहब, मैं एक सवाल लेता हूं, चूंकि हम लोग अभी पसमानदा जो बीजेपी प्रयोग कर रही है उस पर थे, लेकिन मैं फिर से आजम खान पर लौटता हूं जो हमारा डिबेट का स्टार्टिंग पॉइंट था कि कासिम साहब ने अपनी बात में एक बात कही कि आजम खान समाजवादी पार्टी के दिल हैं, उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है समाजवादी पार्टी के लिए, तो चाहे स्टंट लगाइए चाहे जो लगाइए। उन्हीं की भाषा में अगर मैं ये सवाल करूं कि क्या आजम खान अगर दिल है तो क्या दिल इतना मजबूत है जिसका अब इलाज हो भी सकता है? ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं सर, क्योंकि रामपुर से आगे, रामपुर से बाहर निकलकर आप प्रदेश में ऐसा कौन सा आजम खान का इम्पैक्ट देखते हैं जिसे आज अखिलेश यादव को जिसकी जरूरत हो? क्योंकि अखिलेश यादव तो ऐसे ही मुस्लिमों के मसीहा बनकर बैठे हुए हैं,
एक हम लोग के प्रोफेसर थे बीएचयू में, वो जब पढ़ाते थे पॉलिटिकल साइंस तो कहते थे कि हमारे पिताजी घी खाएं तो हमारे हाथ से सुगंध नहीं आएगी। लेकिन अखिलेश यादव के पिताजी ने एक ऐसी राजनीति उत्तर प्रदेश में की, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, कि जिसका अखिलेश यादव आज उसका भरपूर फायदा उनको मिल रहा है और बैठे बिठाए एक मुफ्त मुस्लिमों का वोट उनके ऊपर भरोसा करता है। क्योंकि अगर हम याद करें सर 2022 के विधानसभा चुनाव को, तो कांग्रेस भी कम कैंपेन नहीं कर रही थी, कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा रखा था। तो इस बात की पूरी आशंका थी कि मुस्लिम वोट दिग्भ्रमित हो जाता, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में होता रहा। अक्सर मुस्लिम वोट बट जाता रहा उत्तर प्रदेश में। लेकिन 2022 में तो मुस्लिमों ने एकदम जैसे ठान लिया कि अखिलेश यादव को जाना है, के साथ जाना है। मेरा सवाल है कि आजम रहे या ना रहे, उससे उन मुस्लिम वोटों पर क्या फर्क पड़ने वाला है, जो ये मान चुका है कि उसका अंतिम शरणदाता जो है, या अंतिम जो उसका तारणहार है वो अखिलेश यादव है। जी देखिए, जिस तरीके से हमारे साथ में आप अक्सर देखते हैं अनुपम मिश्रा जी, उनकी एक बात डिबेट में यूपी तक में कई बार उन्होंने कही कि अगर अखिलेश जी के लिए आजम खान एक चुभता हुआ कांटा है और उनकी इच्छा ये है कि ये जो है अदालत के किसी का आदेश के तहत जो है ये कांटा मेरा निकल जाए। वो नहीं चाहते कि सीधे तौर पे मैं उसको कोई आरोप ऐसा लगे कि उन्होंने, हालांकि उनको नेग्लेक्ट करने का, और अभी जैसे बात चल रही है या चर्चा चल रही है कि आजम खान को राष्ट्रीय महासचिव का पद दिया गया नई कार्यकारिणी में, तो आप ये देखिए कि राष्ट्रीय महासचिव तो आजम खान पहले भी थे और ये नया जो गठन किया गया उसमें उनको एक स्टेप डाउन कर दिया गया। कैसे कि राम गोपाल जी को प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। हालांकि ये बहस अलग है कि समाजवादी पार्टी कितनी राष्ट्रीय है और कितनी रीजनल है, लेकिन अगर राष्ट्रीय महासचिव की बात करें तो ये पहले कभी नहीं होगा कि प्रमुख महासचिव कोई और है और उसके अलावा 14 राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिसमें आजम खान है, शिवपाल जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं और इसके अलावा राम प्रकाश वर्मा है, बलराम यादव, तक 14 हैं। उन 14 में से एक आजम खान भी है। तो मैं समझता हूं कि ये उनका पार्टी की अगर बात करें तो अगर उन्होंने पार्टी ने कोई पद दिया है तो ये उनके लिए एक डिमोशन है, कोई प्रमोशन नहीं है। इतने कष्ट उठाने के बाद पार्टी के लिए कह सकते हैं, या राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से उनपे प्रताड़ना हो रही है उसके नतीजे अगर वो चाहते, कुछ उनका फल देना चाहते तो उनको प्रमोट करते। और दूसरी तरफ अब्दुल्ला आजम खान नजर नहीं आते, पूरा चुनाव प्रचार होता है, आजम खान कहीं नजर नहीं आते। रामपुर से बाहर अब्दुल्ला आजम खान नजर नहीं आते। तो ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये इंडिकेशन करती हैं कि अखिलेश जी चाहते तो हैं कि किसी सूरत से मैं पल्ला छुड़ा लूं अपना, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि कोई ऐसा आरोप लग जाए कि इन्होंने नेग्लेक्ट किया या पार्टी से इनको बाहर जाने का रास्ता दिखाया। क्योंकि एक बार 2009 में जिस तरीके से अमर सिंह जी और जयप्रदा जी को लेकर विवाद हुआ था और उसके बाद आजम खान को 6 साल के लिए समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। वो समय राजनीतिक तौर पे काफी मुश्किलों भरा रहा आजम खान के लिए, लेकिन सबने ये देखा कि वो दोबारा जब पार्टी में आए तो पहले से ज्यादा कद्दावर हुए, पहले से ज्यादा एग्रेसिव हुए, पहले से ज्यादा मुखर हुए। और ये सरकार जो 2012 से 17 तक देखी गई है उसमें आजम खान नंबर 2 पर ही रहे। उसमें मुख्यमंत्री भी कई ऐसी जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती थी उसमें अगर आप मालूम करेंगे तो कई लोग ऐसे मतलब घटनाएं उन्होंने बताई हैं कि कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी और उसके बाद अक्सर ऐसा होता था कि आजम खान आते थे और सबको खड़ा होना पड़ता था, उसमें मुख्यमंत्री भी खड़े होते थे। तो ये एक उनका कद था, उनका एक ऑनर था। आज वो किस जगह पे हैं इन बातों को अलग कर दीजिए, मुकदमे हैं या जो भी है, क्योंकि अखिलेश जी कहते हैं कि ये मुकदमे गलत हैं, राजनीतिक प्रताड़ना से उनके खिलाफ दर्ज कराए गए हैं। तो अगर ये बात वो वाकई मन से कहते हैं
और वो ये मानते हैं कि मुकदमे झूठे हैं, तब तो उनको और ज्यादा आगे बढ़कर उनको समाजवादी पार्टी में उनका कद बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से, चाहे वो कार्यकारिणी की बात करें या आप और भी बातें देखें कि जो प्रचार से उनको बिल्कुल अलग रख के और इस तरीके से उन्होंने कोशिश की है कि कोई ऐसा टैग नहीं लगाना चाहते कि आजम खान की वजह से उनको जो नेगेटिव वोटिंग हो जाए या उनके विरुद्ध जो लोग हैं वो कई ऐसे भी मतलब फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि समाजवादी पार्टी को नुकसान करें। तो वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, चाहे स्टेज शेयर करने की बात हो या मुद्दों की बात हो। अब आजम खान साहब ने अभी आखिर में काफी दिन से कोई बयान नहीं दिया, काफी दिन से कोई बात नहीं, लेकिन आखिरी बयान जो उनके आपने देखे थे वो बंबई में जिस तरीके से वो गए थे वहां पर बयान आए, उन्होंने उसमें यही कहा था कि मैं एकमात्र जीवित संस्थापकों में से एकमात्र जीवित मैं हूँ समाजवादी पार्टी के। तो ये एक उनका दर्द था, ये उनकी एक बात थी कि उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी में मेरा क्या कद था, क्या कद है। लेकिन आज स्थितियां आप खुद देख रहे हैं कि ऐसी नहीं है कि उनको ये माना जाए कि कोई प्रमोशन हो रहा है या कोई उनकी बहुत ऑनर किया जा रहा है पार्टी में। तो ये चीज नुकसान तो कर रही है कहीं ना कहीं अखिलेश जी के लिए। ये गर्म दूध जिसे कहते हैं ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। सही बात ये है, आजम खान आज उनके लिए बस ऐसे ही हैं जैसे गर्म दूध। जी रमेश। कासिम साहब, अभी तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, और उससे कई सारी तस्वीरें आएंगी तो हमें साफ होगा कि आजम खान कितना गर्म दूध है, कितना उनके लिए जरूरत है अखिलेश यादव को उनकी, और आजम कितना सक्रिय है समाजवादी पार्टी की सियासत को लेकर। लेकिन एक बात जो तमकीन फयाज साहब कह रहे थे कि कैबिनेट मीटिंग होती थी और आजम खान देर से आते थे, सबको उठना पड़ता था। आजम खान ये भी कहते थे कि अफसर क्रिकेट खेल रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ और कैच छूट जा रहा है मुख्यमंत्री का। आजम खान और शिवपाल यादव के ऊपर ये आरोप लगे 12 से 17 के बीच में कि सुपर सीएम की तरह लोग इम्पोज हो गए अखिलेश यादव के ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो ना जता पा रहे हैं ना बता पा रहे हैं, एक अजब तरीके का प्यार दिखा रहे हैं, वो कहीं वो पुरानी भांस आजम खान के साथ उनकी जुड़ी हुई? देखिए अमीश भाई, मैंने कहा ना कि आजम खान पोस्टर के लिए जरूरत, उनकी एक फोटो चाहिए अखिलेश यादव को। बाकी दूसरे की लगाएंगे, जैसे मान लिया बर्फ की लगा दें तो इकबाल महमूद खफा हो जाएंगे, महबूब अली खफा हो जाएंगे, शाहिद मंजूर नाराज हो जाएंगे। शाहिद मंजूर की लगाएंगे तो बगल वाला वो जो मलिक है आशू मलिक नाराज हो जाएंगे, मौलाना बुखारी के दामाद अब्दुल्ला उमर अली खान नाराज हो जाएंगे। उधर बगल में नाहिद हसन की लगा देंगे तो उसके बगल वाले दूसरे लोग को ये बड़ा मजा, वो मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन नाराज हो जाएंगे। तो ये मसला ये कि आजम खान की तस्वीर लगी हुई है, नाराज होने वाला कोई नहीं है। और एक फोटो चाहिए, एक टोपी लगाया हुआ आदमी एक पोस्टर में बना रहे, तो कम से कम इतना तो रहेगा नहीं आजम खान हमारे पोस्टर में अखिलेश जी के बाद नंबर 2 पे उनकी फोटो मौजूद है। ये इनका एक काम है, इनकी समाजवादी पार्टी में, इससे ज्यादा नहीं। बस मेरा कहने का मतलब दूसरा है, वही है जो तमकीन भाई कह रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि आजम खान अब गुड फॉर नथिंग है। आजम खान न ज्यादा दौरे कर सकते हैं क्योंकि जैसे ही वो बंगाल जाएंगे दूसरे उनके 4 मुकदमों की पेशी रहेगी। तो ये कह दिया जाए कि आजम खान तो नहीं पहुंचे कलकत्ता, तो ये भी एक बड़ा मसला है क्योंकि उनको रोज तो हर मुकदमे में हाजिर होना है और पर्सनल अगर लगा हुआ है तो नहीं होंगे तो वारंट कट जाएगा। और इधर सरकार लगी हुई है कि हाई कोर्ट से जमानतें निरस्त करा दी जाए। तो उसको हम इस तरह से देखना अभी से देख लेते हैं कि अगर वहां 3 दिन के अधिवेशन है और तीसरे दिन आजम खान पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा भाई आजम खान 3 दिन नहीं पहुंचे। और आजम खान तो मौलाना आजाद की तकरीरें कर करके नेता बने हैं। मौलाना आजाद भी पंडित नेहरू से पहले कभी कैबिनेट में नहीं जाते थे, वो दरवाजे पे खड़े होते थे। पंडित नेहरू जब आते थे उनके साथ साथ दाखिल होते थे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों है, कहने पंडित जी दाखिल होते हैं सबको खड़ा होना पड़ता है तो मुझे भी सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। तो ये तो एक सियासी समझ है कि आदमी साथ में जाए। तो आजम खान ये जाते थे मुख्यमंत्री भी खड़े हो जाए, बाद में जाते थे। और वो मुख्यमंत्री की शराफत थी कि चचा को अपने इतना सम्मान देते थे कि पिता के दोस्त थे, पिता के साथ के थे। तो ये अखिलेश यादव ने उसमें कहीं कमी नहीं छोड़ी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजम खान को अखिलेश ले नहीं जा सकते अपने साथ, उस तरह से दिखाना नहीं चाहते। लेकिन मजबूरी ये है कि दिखाएं किसे, दूसरा कोई ऐसा चेहरा नहीं, दूसरों को दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी में सब दूसरी लाइन के नेता है, सब एक से बड़े एक नेता है, तो उसमें आजम खान भारी पड़ते हैं।
मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जरूरत आजम खान है, और आजम खान की भी मजबूरी समाजवादी पार्टी। आजम खान कहीं और एडजस्ट हो नहीं सकते, उनकी तुरुक मिजाजी बसपा में उनको जाने नहीं देगी। कांग्रेस को उन्होंने इतना गरियाया है पूरे जीवन में। आजम की राजनीति की शुरुआत के भाषण आप देखेंगे, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, कानपुर, और ये सब मिला के कांग्रेस, उनको जिंदगी में जो भाषण याद है, जो अच्छी तकरीरें उन्होंने की, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ की, तो बहुत ज्यादा वो कांग्रेस के साथ रुकेंगे, इसमें भी मुझे शक है। अच्छा, कोई पार्टी उन्हें लेगी किस लिए? जरूरत ही नहीं किसी को, चूंकि आजम खान रामपुर में हार चुके हैं। रामपुर के बाहर आजम खान की सिर्फ फोटो दिखाई जाती है। आजम खान जाते हैं तो जाने के बाद वोटों को और ध्रुवीकरण कर देते हैं। समाजवादी पार्टी जब उनको अपने उसमें नहीं ले जाती, जब कैंडिडेट जहां पे 50% से ऊपर मुसलमान हो, वहां तो आजम खान जाके अपनी तकरीर कर सकते हैं। लेकिन जहां पर 50 से कम मुसलमान है, ऐसी ही सीटें उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, 50 से ज्यादा वाले पे वहां का जो विधायक और जो सांसद है वो खुद इतना सक्षम है कि उसको आजम खान की जरूरत नहीं। तो कुल मिला के आजम खान की वो टोपी सर सैयद की तरह बड़ी वाली और आजम खान की फोटो, ये समाजवादी के पोस्टर के लिए पोस्टर की जरूरत है, और उस पोस्टर की जरूरत के लिए अखिलेश यादव उनको अपने साथ रखे हुए हैं। बस इससे ज्यादा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता इसमें भी। जी बिल्कुल। तो जैसे दोस्तों हमने 1 घंटे के करीब की ये जो चर्चा की, तो इसमें हमारा यही सवाल था कि आखिर अखिलेश यादव के तमाम, आजम खान की तमाम कानूनी पचड़ों, उनके परिवार के और उनकी चुनावी हार, रामपुर में 2 हार के बावजूद भी अखिलेश यादव की मोहब्बत आजम की वजह क्या है? तो हमारे जो मेहमान, हमारे एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि अखिलेश यादव को दरअसल पोस्टर के लिए, यानी कि दिखाने के लिए आजम खान की जरूरत है। शायद वोट बैंक की पॉलिटिक्स में वो उतना ज्यादा उनके लिए अहमियत नहीं रखते हैं। दोस्तों, हमने आपसे एक सवाल पूछा था YouTube पर कि आजम खान को साथ रखने से अखिलेश यादव को फायदा होगा या नुकसान। तो हमारे जो दर्शक हैं YouTube पर हमें देखने वाले भाई, उनमें से तो 80% लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हमने अखिलेश यादव जो है, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि वो भले ही लगातार हमारी चर्चा में जो सामने आया कि उन्हें पोस्टर के लिए जरूरत है, लेकिन अखिलेश यादव विधानसभा सत्र में समर्थन में खड़े नजर आते हैं आजम खान के। वो उनके समर्थन में शेरवानी पहनकर आ जाते हैं, वो तमाम चीजें हैं। यानी आजम खान को लेकर अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर है, और आने वाले दिनों में ये क्या शक्ल अख्तियार करती है, हमें इस पर भी हमारी यूपी तक की नजर रहेगी। हमारे मेहमानों का, सैयद कासिम साहब का, तमकीन हैदर साहब का, अमीश राय का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आज के लिए नमस्कार।